नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। बेटी तो कलेजे का टुकड़ा है, उसे जितना दुख कम है। यही सोच सोचकर उन्होंने बेटी को गहनों कपड़ों में लाद कर विदा किया था। दामाद की पोस्टिंग मुंबई में ही हुई थी। फिर दहेज देने का तो महाराष्ट्रीयन परिवारों में कोई रिवाज ही नहीं था और न ही आवश्यकता ही थी। मित्रों, हमारी आज की कहानी है बेटी, जिसे लिखा है अनामिका जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म पर उनकी निगाहें चारों ओर घूम रही थी। कभी ठेले पर बिकते वड़ा पाव और उस पर बैठी मक्खियां देखकर मन घृणा से भर जाता, तो युवा युवतियों की निकटता व सभ्यता और संस्कृति को लजाते उनके परिधान देखकर वे स्वयं लज्जित हो उठती। किसी लोकल ट्रेन में लटकते लोगों की भीड़ से उन्हें बड़ी घबराहट होती और साथ ही मासूम बच्चों को गोद में लिए भीख मांगती स्त्रियों को देखकर उनके मन में करुणा का भाव उपज जाता। उनके पति कमल साहब, जो 20 वर्ष पूर्व जिलाधीश के पद से निवृत्त हुए थे, बेंच पर बैठे ऊँघ रहे थे। जीवन की सच्चाई बुढ़ापा है। वह अपने साथ शारीरिक व्याधि भी लाता है, जिससे कमजोरी से उपजी असहायता का भाव भी गहराने लगता है। इस कटु सत्य को अपने वैवाहिक जीवन के 55 वर्ष की यात्रा के साथ साथ चल रहे आध्यात्मिक चिंतन और पठन पाठन ने अच्छी तरह आत्मसात करना उन्हें सिखा दिया था। अतः वे दोनों अच्छी तरह अपने बहू बेटे के साथ बड़े सामंजस्य से अपना बुढ़ापा जीते हुए एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हमेशा ही बच्चों से प्यार और सम्मान उन्हें मिलता रहता, इसके लिए वे ईश्वर का शतशः धन्यवाद भी देते रहते थे। सामने खड़ी बेटी उषा पति गिरीश को कई हिदायतें दे रही थी। वह उन्हें केवल पहुंचाने के लिए 2 दिनों के लिए इंदौर आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था मानो 2-4 बरस के लिए घर छोड़ रही हो। गिरीश भी बड़े ध्यान से उसकी हिदायतों पर सर हिला रहे थे। दोनों की आत्मीयता देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि महीने भर पहले ही बेटी का ब्याह निपटाया है। उषा भी 50 पार हो गई थी, पर मुश्किल से 38-40 की लगती। शादी में भी सभी उसे गरिमा की मां नहीं, बड़ी बहन समझ रहे थे। गिरीश का हंसमुख स्वभाव और जिंदादिली उन्हें सदा प्रभावित करती। अपनी बेटी की सुंदरता और अपने दामाद का उसके प्रति इस उम्र में भी वही आसक्ति और प्रेम उन्हें गर्व की सुखद अनुभूति से भर देता था। उन्हें बैठे बैठे अतीत के 30 वर्ष पुराने दिन याद आए, जब बड़ी धूमधाम से उन्होंने उषा का विवाह किया था। कमल साहब मंदसौर में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर कर्तव्यरत थे। बड़ा सा बंगला, ढेरों नौकर चाकर। हालांकि कमल साहब अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे, फिर भी पद पर होने की जायज सुविधाएं तो थी ही। लाख मना करने पर भी सारे अधिकारी व्यवस्था में लगे थे। दोनों बेटे छोटे थे, बहुएं कैसी मिलेंगी पता नहीं, पूछेंगी भी या नहीं। फिर बेटी तो कलेजा का टुकड़ा है, उसे जितना दूर कम है। यही सोच सोच कर उन्होंने उषा को गहनों कपड़ों से लाद कर विदा किया था। गिरीश की पोस्टिंग मुंबई में थी। फिर दहेज देने का महाराष्ट्रीयन परिवार में कोई रिवाज न था और न ही आवश्यकता। फिर भी उन्होंने उषा के नाम से रखे हुए 3 लाख रुपए की एफडी बनाकर उसे सौंप दी थी, ये कहते हुए कि जरूरत का हर सामान अपनी पसंद का ले लेना। उषा की शादी की धूमधाम उनकी रिश्तेदारी में बरसों बाद भी याद की जाती रही, जिसका एहसास उन्हें इतने वर्षों बाद भी संतुष्ट और गर्वित कर रहा था। ट्रेन आने का समय हो गया था। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची थी। उषा और गिरीश ने कुली की मदद से सामान एसी कोच में रखवाया और कमल साहब का हाथ थामे धीरे धीरे अपना मंगलसूत्र और चूड़ियां संभालते हुए वे डिब्बे में चढ़ गई। गिरीश ने चादर तकिया जमा दिया, फिर कहा, दादा आप लेट जाइए, और कमल साहब ने तुरंत आज्ञाकारी बालक की तरह हाथ पैर पसार दिए। सुधा ताई बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है, ट्रेन तो चलने देते। लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। जिंदगी भर तो उन्होंने सुधाताई की हिदायतों और नसीहतों को गर्दन हिलाकर सुना भरता, लेकिन किया वही जो मन चाहा। सुधाताई मन ही मन सोचती कि बुढ़ापे में व्यक्ति फिर बच्चा ही बन जाता है। ट्रेन खिसकने लगी। गिरीश हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। उनकी आंख से ओझल होते ही उषा ने अपना पर्स संभाला और सामान की गिनती लगाकर आश्वस्त होते हुए बोली, आई तुम भी लेट जाओ, थक गई होगी। फिर पर्स से एक किताब निकाल पढ़ने लगी।
सुधाताई अधलेटे होकर सामने लेटे कमल साहब को देखते देखते अतीत में फिर से खो गई। कमल साहब बच्चों के दादा अब बुढ़ापे और बीमारी से क्रशकाय हो गए हैं। 16 साल की उम्र में जब सुधाताई ने उनके साथ फेरे लिए थे, तब वे 20 या 21 के नौजवान थे। बीए एलएलबी दामाद पाकर उनके पिता गर्व से फूले नहीं समाये थे। ऊंचा कद, गोरा रंग, गठीले बदन के अलावा चेहरे पर शिक्षा के तेज और आत्मविश्वास के प्रकाश पुंज से भरे व्यक्तित्व को पति के रूप में स्वीकारते हुए सुधाताई बहुत धन्यता महसूस करती रही थी। विवाह के बाद उन्होंने पीएससी की परीक्षा में बैठने की इच्छा जताई। सुधाताई ने पूर्ण समर्पण से उनकी मदद की, जिसका एहसान वे ताउम्र मानते रहे थे। वैसे कम बोलने वाले पर ईमानदार और मेहनती होने के साथ साथ मानवता का भाव भी उनमें कूट कूट कर भरा था। किसी की भी परेशानी से विह्वल हो उठते वे और मदद के लिए परोक्ष रूप से सदा तैयार रहते। अतः वे अत्यंत लोकप्रिय प्रशासक रहे। उनके द्वार हर आम आदमी के लिए सदा खुले रहते। कई जिलों में घूम घूम कर नौकरी की उन्होंने, प्रमोशन पाया और जिलाधीश के पद से निवृत्त हुए थे। तब इंदौर में किसी दोस्त के आग्रह पर लिया हुआ 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट मात्र ही उनकी जमा पूंजी थी। बड़ा बेटा एमएस होने में था और छोटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में। दोनों बेटों की फीस, हॉस्टल और पुस्तकों का खर्च इसी में आधी तनख्वाह निकल जाती थी। सरकारी क्वार्टर में रहते सामान्य से सामान के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी थी। सबसे कहते बेदाग नौकरी में आत्मसम्मान को कभी बेचना नहीं पड़ा और ना ही किसी के दबाव में कोई फैसला लेना पड़ा। मेरे बेटे अपने पांव पर खड़े होने जा रहे हैं। सरकार ग्रेच्युटी और पीएफ का पैसा देगी और ताउम्र पेंशन। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ स्वस्थ रहूं और अपने बागवानी और समाज से जुड़कर कुछ करने के ख्वाब भी पूरे कर सकूं। इतनी ही इच्छा बाकी है। सुधाताई की आंखें कमल साहब के मासूम चेहरे को देखकर भर आई। सच में दिल पर कोई बोझ न हो, मन में कोई अपराध बोध न हो, तो इंसान के चेहरे पर आजीवन संतुष्टि का भाव बना रहता है, जो उन्होंने सदा ही कमल साहब के चेहरे पर देखा था। आंचल की कोर से अपने आंखों को पोंछते हुए उन्होंने उठने का उपक्रम किया तो उषा बोली, आई खाना खा ले क्या? देर से खाना खाने पर दादा को तकलीफ होती है ना। उषा ने दादा को उठाया। सबने खाना खाया और कुछ गप्पों के बाद में उषा ने अपने पिता को सुला दिया और फिर खुद भी लेट गई। सुधाताई को ट्रेन में नींद नहीं आती थी। एसी हो या फर्स्ट क्लास, वे रात भर सामान की चिंता में ही रहती। लेटे लेटे ट्रेन की हिचकोलियों के साथ सोच विचारों का समंदर लहरें मार मार कर उन्हें अतीत में जबरन ले जा रहा था। सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी और अन्य पैसों से उन्होंने अपना मकान बनवाया और जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी करने का प्रयत्न किया। कमल साहब ने तो मात्र पूजा घर व अपने लिए अध्ययन कक्ष की इच्छा जाहिर की थी। वह पूरा मकान दोनों बेटों की मर्जी अनुसार बना। मकान के उद्घाटन में अमित के कई साथी डॉक्टर आए थे। उसमें से एक थी डॉक्टर अनु, सुंदर सी, हंसमुख, सीधी सादी। उसकी सादगी देखकर लगा ही नहीं कि वह स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने जा रही है। क्या जानती थी कि बेटा दिल की डॉक्टरी में विशेषज्ञता हासिल करते करते अपना दिल ही उसे दे बैठा है। अनजाने ही वे थोड़ी आहत हुई थी। अनु में कमी तो कुछ भी नहीं थी, पर उषा के विवाह के बाद से ही उन्होंने यह सपना संजोया था कि इतना सुंदर और लायक बेटा है तो 10 जगह से रिश्ते आएंगे, जिसमें से चुनकर मैं बहू पसंद करूंगी। सुधाताई ने जब अपनी वेदना कमल साहब को बताई तो उन्होंने समझाया, आखिर बहू तो तुम उसी को बनाती ना जो अमित को पसंद आती, फिर दुख कैसा। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला था। वो बड़ी धूमधाम से अनु को बहू बनाकर लाई थी। अनु ने भी इतने सालों में कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। घर के पास के खाली प्लॉट को खरीद कर नर्सिंग होम बना लिया था। छोटे अर्पण के आगमन के बाद तो उनकी झोली खुशियों से भर गई थी। शायद कोई स्टेशन आ गया था। ट्रेन रुकी हुई थी। रात के अंधेरे में सब और निस्तब्धता थी। चढ़ने और उतरने वालों के अतिरिक्त सभी नींद के आगोश में सुध बुध खोए थे। थोड़ी देर में ट्रेन फिर चल पड़ी। सुधाताई ने करवट बदली। बुढ़ापे में सफर चाहे एसी में ही क्यों न हो, आनंद न होकर बोझ लगता है। कमर को सीधा करके थोड़ा आराम मिला। वो उनकी स्मृतियों के तार फिर झंकृत होने लगे। उषा शादी के बाद जब भी मायके आती, वे कमल साहब के पीछे पड़ पड़ कर उसके लिए महंगे से महंगे तोहफे लाने की कोशिश करती।
कभी सोने के टॉप्स तो कभी हीरे की अंगूठी, कभी चूड़ी तो कभी कंगन, साथ में साड़ी अलग से। गिरीश के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य भेजती। उषा के जाने के बाद 2-3 महीने लग जाते घाटे का बजट सही रास्ते लाने में। कमल साहब अपनी व्यस्तता में से कभी समय निकालते, तब सुधाताई का परेशान चेहरा देखकर कह भी देते थे, हर बार इतना देने की क्या जरूरत है। लेकिन सुधाताई का मन नहीं मानता था। उनकी यही इच्छा रहती थी कि मुंबई के घर में उषा को हर चीज अपने मायके की याद दिलाए। अपने मायके के अभावों के कारण उन्हें मायके से कुछ भी नहीं मिला था। कमल साहब संत प्रकृति के आदमी थे। ससुराल में भी कोई नहीं था जो उन्हें उलाहना देता। पर पड़ोसी सखी सहेलियां जब जब अनायासी मायके से मिले उपहारों की चर्चा करती, तब उनका मन आहत होकर ही रहता। शुरू से ही वे घर की मालकिन ही रही, लेकिन उनके मन का एक कोना दुखी था। अपना दुख उन्होंने कमल साहब से भी शेयर नहीं किया था। लाख संपन्न होने पर भी हर स्त्री व बेटी की यही चाहत होती है कि साल में एक बार एक साड़ी तो उसे उसके मायके से मिलनी ही चाहिए, जिसकी गर्माहट वह ठंड में और ठंड में गर्मी में जो उसे स्नेह बंधक के साथ सुरक्षा और अपनत्व का एहसास कराए। अपने इस दर्द को मरहम लगाने के लिए ही वे उषा को ढेर सारा उपहार देती रहती थी। कोई 5 वर्ष पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। घर के डॉक्टर व घर का नर्सिंग होम। उन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उनकी बहुत सेवा की थी, पर उनका मन उषा के लिए व्याकुल था। एक दिन उन्होंने अकेले में कमल साहब से पूछा, उषा कैसे नहीं आई? उसे खबर की थी या नहीं? बाद में नाराज होगी। उस समय कमल साहब बात टाल गए, लेकिन घर आने के बाद जब उन्होंने फिर वही बात दोहराई, तो उन्होंने चिढ़कर उत्तर दिया, तुम्हारी लाडली को उसी वक्त फोन कर दिया था। उसने अनु से चर्चा करके तसल्ली कर ली। पूछ रही थी अभी आना जरूरी है क्या? अभी बच्चों की परीक्षाएं हैं। मैं फोन पर हाल पूछती रहूंगी, और ऐसा ही कुछ हो तो मैं फ्लाइट से आ जाऊंगी। पति से उषा की बात सुनकर सुधाताई सन्न रह गई। बाद में उषा अपनी सहूलियत से मिलने आई और 8 दिन रहकर वापस चली गई। उसने उन 8 दिनों में सुधाताई का बहुत ख्याल रखा। उसकी लाड़ और प्यार भरी झिड़कियां भी सुधाताई को संतुष्टि देती। वे उस समय न आ पाना भी भुला बैठी। उषा के जाने का समय आया तो सुधाताई ने कमल साहब से कहा, उषा के लिए साड़ी मंगानी है। इस बार कमल साहब थोड़े नाराज हुए थे और कहने लगे, बेटी तो मेरी भी है वो, पर ये कोई समय है? फिर हर बार महंगे उपहार देने की क्या जरूरत है? फिर अनु भी तो है, वो तो दिन रात सेवा करती है, उसे देने का कुछ ख्याल तुम्हें कभी नहीं आता? लेकिन सुधाताई जिद पर अड़ी रही। उनका तर्क था, बेटी मेरे लिए अपनी गृहस्थी छोड़ खर्चा करके आई है, फिर बहू को क्या कमी है? उसे देता तो मेरा बेटा ही है, वह खुद भी कमाती है। सुनकर कमल साहब खामोश हो गए थे। आज अपने ही विचारों पर सुधाताई को शर्म आ रही थी। 2 माह पूर्व जब वे इंदौर से मुंबई उषा के यहाँ आई थी, तो उनके मन में अजीब सा उत्साह था। उनकी नातिन की शादी तय हो गई थी। सगाई और फिर उसके तुरंत 1.5 माह बाद शादी होनी थी। अतः उन्हें उषा ने आग्रह से बुलाया था। कमल साहब इतने पहले से मुंबई जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन सुधाताई अपनी जिद पर अड़ी रही। अनु ने भी दबे स्वर में समझाया, इतने पहले से जाकर आप क्या करेंगे मम्मा? आई फिर दादा का सारा रूटीन डिस्टर्ब होगा और वे बोर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी और कमल साहब को लेकर फ्लाइट से मुंबई पहुंची थी। एयरपोर्ट पर उषा और गिरीश लेने आए थे, लेकिन उषा के चेहरे के कृत्रिम स्वागत की औपचारिकता उन्हें खटक गई थी। घर पहुंचकर अपने लिए अलग कमरा और सारी व्यवस्था देखकर वे गदगद हो गई थी। फिर 8 दिन तक रोज नए पकवान, रोज शाम बाहर की सैर। वे बड़ी खुश थी। उन्होंने कमल साहब को अकेले में कहा, देखा आपने, घर में भी सारी सुख सुविधाएं हैं, पर किसी को हमारे लिए फुर्सत है क्या? कमल साहब ने सुना तो मुस्कुरा दिए थे। उस मुस्कुराहट का अर्थ आज वे समझ रही थी। 15 दिन बीतते ही उषा के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, जिसे उन्होंने महसूस किया था, पर खुद को समझाती कि नहीं नहीं, उषा तो दिल से चाहती थी कि मैं उसके घर आकर रहूं, उसकी मदद करूं। फिर धीरे धीरे वे अच्छी तरह समझ गई कि वो तो मात्र औपचारिकता थी, जिसे वह आग्रह समझ बैठी थी। शादी की तैयारी की प्लानिंग वह और गिरीश पूरी तरह से कर चुके थे। उनकी दखलंदाजी पर वह बात बात में खींच उठती। सुधाताई सोचने लगी, बहू तो 20 वर्षों से साथ रहती आई है, कभी उन पर न खींची और न उनकी उपेक्षा ही की। हर बात में उन्हीं से राय ली जाती और उनका निर्णय ही अंतिम होता।
आने जाने वालों को उषा यही जताती कि आई दादा के आने से उसे कितनी मदद मिल रही है, लेकिन उसका व्यवहार उन्हें उपेक्षित और आहत करता रहा। अपनी बेटी के व्यवहार की शिकायत करे भी तो किससे। धीरे धीरे शादी वाला दिन भी आ गया। इंदौर से अमित सपरिवार आ पहुंचा। अमित और अनु ने पूरा इंतजाम अपने हाथों में लेकर उषा को मुक्त कर दिया। शादी बड़े होटल में थी। बड़े उत्साह से वहीं रहने के हिसाब से एक छोटे सूटकेस में उन्होंने अपना और कमल साहब का सामान पैक किया। पानी पीने के लिए वे किचन की ओर बढ़ ही रही थी, तभी उषा के शब्द उनके कानों में पड़े। वो अपनी भाभी से कह रही थी, अनु, किसी तरह शादी के बाद आई दादा को घर भेज देना। नए समधियों के सामने दादा ने कुछ उल्टा सीधा बचपना कर दिया तो। अनु बोली, ताई आप फिक्र मत कीजिए, मैं और अमित उन्हें संभाल लेंगे। सुधा ताई का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस बेटी को उन्होंने सबसे ज्यादा लाड़ प्यार दिया, जिंदगी का हर सुख उपलब्ध कराया, जिसने पिता की कलेक्टरी के 60 बार सबसे ज्यादा भोगे, जिसे देते वक्त सदा यह एहसास रहा कि वह मेरा ही रूप है, उसने एक क्षण में ही उनकी हैसियत और महत्व को समझा दिया, उनकी औकात दिखा दी। उसे अपनी अशिक्षित माँ और वृद्धावस्था से जीर्ण शीर्ण हुए पिता नए समधियों के सामने लज्जित करने वाले लग रहे थे। मेहमानों के सामने तमाशा न हो, अतः वे अपमान का कड़वा घूंट पीकर भी चुप रही। लेकिन फिर अनु के लाख आग्रह के बावजूद उन्होंने न अच्छी साड़ी पहनी और न ही गहने। पूरी शादी में वे कमल साहब को संभालती और उनका हाथ पकड़कर एक स्थान पर बैठी रही। वे मन ही मन अनु के शब्द अनायास दोहराने लगी, जो उसने अपने नर्सिंग होम के उद्घाटन के समय शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर से पहचान कराते समय कहते, सर, ये है मेरे और अमित के आई दादा। इन्हीं के परिश्रम और त्याग की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। वे शब्द तब मात्र औपचारिकता लगे थे और आज उषा के व्यवहार से उन शब्दों की सार्थकता सिद्ध हो रही थी। उषा अपनी बर्थ पर सो चुकी थी। कमल साहब दुनिया से बेखबर शांति से हल्के खर्राटे ले रहे थे। शादी होते ही अमित, अनु और अर्पण कार से लौट गए। कमल साहब को इस उम्र में कार से ले जाना संभव नहीं था। फिर उषा वादे के मुताबिक 8 दिनों के बाद उन्हें छोड़ने वाली थी, अतः मजबूरन उन्हें वहां रहना पड़ा था। उन 8 दिनों में उन्होंने मन ही मन अनु को हजारों बार याद किया था। हर बात में उनकी राय, उन्हें महत्व देना, वह भी स्वाभाविकता से। घर में सब्जी क्या बनेगी से लेकर तो नर्सिंग होम की डिजाइनिंग तक में उसने उन्हें महत्व दिया था। उन्हें जिन चीजों की समझ नहीं होती उन्हें भी वह समझाती, फिर पूछती, अब बताइए क्या करें। दादा तो जैसे उसके लिए भगवान थे, दोस्त भी थे और संरक्षक भी। कभी नर्सिंग होम का कोई टेंशन होता तो सबसे पहले वह उन दोनों को बताती। कमल साहब की बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती शारीरिक व्याधियों और उनसे उपजी मानसिक परेशानियों को उसने डॉक्टर होने के कारण बड़ी सहजता से समझा था। हर बार वह धीरज बंधाती, पर उसके व्यवहार की इन खूबियों को कभी सुदाताई ने प्रशंसा के काबिल ही नहीं समझा था। जब कभी कमल साहब अपना कंट्रोल खोने की वजह से कपड़े गीले और गंदे भी करते, तो वो बड़ी सहजता से वार्ड बॉय को भेजकर सफाई करवा देती थी या स्वयं ही कभी सब कुछ कर देती थी। अनु की सारी अच्छाइयों के प्रति कृतज्ञ होकर उनके मन में अनायासी उसके प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया। ममता जाग उठी उसके लिए और उनकी आंखें नम हो उठी। सोचते सोचते कब उन्हें झपकी लग गई, उन्हें पता न चला। इंदौर स्टेशन आने को था। गाड़ी धीमी होते हुए रुकने लगी। उनकी नजरें प्लेटफॉर्म पर थी। अनु अर्पण को लेकर लेने आई थी। गाड़ी के रुकते ही उनका मन हुआ कि अनु को खींचकर गले से लगा लूं, पर अनु इस सब से बेखबर दादा को संभालने और उन दोनों के पांव छूने में व्यस्त थी। घर जाकर चाय पीते समय उषा कह रही थी, मैं और गिरीश तो आई दादा को 6 महीने नहीं आने देते, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधाताई की इच्छा हुई कि वे उषा के चेहरे का यह झूठ का आवरण हटा दे, लेकिन वे भी चुप ही रही, शायद यही सोचकर कि उनका मोहभंग आज हुआ है, शायद सबका तो पहले ही हो चुका हो। शाम को कमल साहब ने पूछा, कितने पैसे दूं? कल उषा को विदा करना है ना? सुधाताई बोली, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो शादी में इतना दिया है, फिर मेरी एक बेटी और भी तो है। सुधाताई की बात सुनी तो कमल साहब मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा संतोष सुधाताई को दिखाई पड़ रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी
बेटी। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।